तनिष अब ज़रूरत नहीं है वीडियो कॉल पे आने की। अच्छा ठीक है, कूल, ऑल सेट। एनसीईआरटी से पढ़ा देंगे। यहाँ से थोड़ा ना शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पंगा हो जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ें, ये नोट्स भेज देंगे। अब मुझे बताओ तुम्हें पूरे चैप्टर से पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है, मुझे बताओ। पूरा चैप्टर पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है ना? बहुत टाइम लग जाएगा। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तो बहुत टाइम लग जाएगा। हरिहर काका ही पूरा टाइम लग जाएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है जीवन परिचय किसका? रविंद्र केलकर जी का। रविंद्र केलकर जी कौन है? जिन्होंने झेन की देन लिखा है। रविंद्र केलकर जी गांधीवादी चिंतक है, मतलब गांधीवादी विचारधारा के समर्थक है। ठीक है, ये केलकर है। वे कोंकणी और मराठी के विख्यात लेखक हैं, मतलब फेमस राइटर हैं। कोंकणी और मराठी के पत्रकार हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में होता है। कोंकणी जो एरिया है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का एरिया कहलाया जाता है, वो कोंकणी एरिया होता है। जब वे छात्र थे तब गोवा मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित थे। उन्होंने गांधीवादी चिंतन के अनुसार साहित्य सृजन किया। जैसा गांधी जी की सोच थी उसी तरीके का उन्होंने लिखी चीज़ें। रचनाएं इनकी कुछ ऐसी हैं। रचनाएं कुछ ऐसी हैं, कोंकणी में कुछ ये भाषाएं लिखी हैं, मराठी में कुछ ये लिखी हैं, हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, बस ये लिखा है। साहित्यिक विशेषता कई बार आ सकती है, तो साहित्य विशेषता एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, कुछ कुछ चैप्टर्स की, ज़्यादा तुम्हारे है नहीं। ठीक है, तो साहित्यिक विशेषता ज़रूर पढ़ के जाना। अब आ जाते झेन की देन। इसका सारांश लिखना है, मतलब इसका समरी लिखना है कि क्या क्या चीज़ हैं, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, क्या है इसकी वजह, समरी क्या क्या है। जापानियों में बढ़ती मनोरुग्णता की, मतलब मेंटल इलनेस, मनोरुग्णता, रुग्णता होता है इलनेस, बीमारी, कि लेखक ने जापान में एक मित्र से पूछा जापानियों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। उत्तर मिला मनोरुग्णता। मित्र बताने लगे वहाँ के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, हर आदमी अमेरिका से होड़ कर रहा है, अतः लोग चलने की जगह भागने लगे हैं, बोलने की जगह बकने लगे हैं, दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी है, स्पीड का इंजन लगने पर दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा इंजन टूट जाता है। नेक्स्ट पहले पढ़ा लूँ या पहले नोट्स भेज दूँ? पहले पढ़ा लूँ? अच्छा लो नोट्स भी भेज देता हूँ। तो तुम लोग मान्या को थैंक्स बोल सकते हो, मान्या ने ये निकाल के दिए हैं एक जगह कंप्रेस करके, तो उसके एफर्ट्स हैं एक्चुअली। अच्छा झेन की देन और वो कारतूस फुल में पढ़ा दूँ? अच्छा ये भी अच्छा सजेशन है, रुको फिर। चलो कारतूस भी पढ़ा ही देते हैं। पढ़े, शुरू करें। चलो अब ठीक है। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है, तो उसने कहा मानसिक, मतलब मेंटल इलनेस। ठीक, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मतलब मेंटली इल हैं 80% लोग। इसकी क्या वजह है? राइटर ने पूछा इसकी वजह क्या है। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है,
जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, मतलब कंपटीशन करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाले काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर भी एक ऐसा क्षण आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। देखो क्या होता है, मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज़ है। मेंटल इलनेस क्या, अगर तुम अपनी हेल्थ को भी ले लो, है ना, अगर तुम किसी चीज़ पे ज़्यादा दबाव डालोगे और एक्स्ट्रा प्रेशर डालते रहोगे, वो जितना वो सह सकता है उससे ज़्यादा उसे डालोगे कंटिन्यूसली करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी ना। अब तुम्हारी बाइक है, मान लो स्प्लेंडर है भाई, वो 4 लोगों तक तो खींच लेती है, 5 भी खींच लेती है, 6 भी खींच लेती है। अब तुम 8 10 लोग उस पर बिठाओगे तो वो तो टूट जाएगी ना। वैसे ही हमारा माइंड होता है। हिंदी ए बाद में पढ़ाया जाएगा, राजपूत गेमर्स दोपहर में पढ़ा जाएगा। हिंदी है, अभी हिंदी भी है। ठीक है, तो वही दिमाग के साथ हुआ। अब 1 महीने का काम अगर 1 दिन में करोगे तो भाई कितना लोड पड़ेगा, राइट। वैसा ही उनके साथ कुछ हुआ। शाम को मुझे वह एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी चाय पीने की है एक विधि है। यह क्या है, चाय पीने की एक विधि, ठीक है। जापानी में उसे चानो यू कहते हैं। जापानी लोग क्या कहते हैं उसे, चानो यू। चाय पीने की विधि को, टी सेरेमनी को क्या बोलते हैं, चानो यू। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को एज इट इज याद कर लेना, चाहे रट्टा मार लेना, एज इट इज रट्टा मार लेना इसको, ठीक है। ये तुम्हारे लिखने में आएगा कि टी सेरेमनी की प्रोसेस बताइए, आ सकता है। तो वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारदारों और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटी, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, मतलब अजीब सा, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौली से पोंछ अंदर आए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन जो आपका सर्वेंट रहेगा, जो वेटर रहेगा। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। 2 झोल मतलब आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी गरिमा हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती से सुर गूंज रहे हों। मतलब इतना कमाल, इतना एलिगेंस, इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, उसके हर चीज़ में इतना ज़्यादा तेज था। मतलब बहुत ही अद्भुत थी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अद्भुत। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। ठीक, कुछ ऐसा फोटो था। चाय तैयार हुई, उसे वह प्याले में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। इस विधि में क्या मुख्य बात होती है, शांति। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओंठों पे प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीमे ही पड़ती जा रही। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरते हुए दिनों की खट्टी मीठी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने कल मुझसे पूछा था, ये आया भी था कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की रंगीन सपने देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि इसका मतलब क्या है। हम 2 काम करते हैं, या तो हम पास्ट में जीते हैं या प्रेजेंट या फ्यूचर में जीते हैं। हम प्रेजेंट को तो भूल ही जाते हैं। अभी तुम और मैं हैं, हम सब तुम्हारे 18 तारीख के एग्ज़ाम के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम भूल ही गए कि आज का दिन क्या है, आज मम्मी क्या बना रही, आज हमारे घर में कौन आ रहा है, आज टीवी पे क्या आ रहा है, आज हमारे आसपास के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम सब भूल गए। हमेशा यही होता है। हम या तो पिछले ज़माने को याद करके रोते रहते हैं या खुश होते रहते हैं, या फिर आगे वाले आने की सोच के या तो परेशान होते हैं या फिर सोचते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम उलझे रहते हैं आज और कल में, वो कल में और बीते हुए कल में। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। तो हम
आज में जिए ना, कि आज में क्या हो रहा है, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, जो आपके पास अभी है, जो अभी है आपके पास वही तो सच्चाई है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस समय मेरे दिमाग से भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल मतलब इतना बड़ा वो हो गया था तुम्हारा प्रेजेंट, कि वो उसका एंड नहीं था। वो जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ, जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापान से। इसे कौन सी परंपरा बोला गया, जैन परंपरा, तो इसलिए बोला गया ना जैन की देन, इसलिए टाइटल दिया कि जैन परंपरा की यह देन मिली है जापान से। ये चैप्टर है छोटा सा, इससे कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लो, इसके नोट्स यहाँ पर हैं, इसके नोट हम डिस्कस कर लेंगे। टी सेरेमनी का अनुभव ये रहा, मैं पीडीएफ दे ही चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। शांति का अनुभव, चाय तैयार हुई, उसे प्याले में डाला गया, कुटी में 3 लोग थे, सेम वही दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर उसी तरीके से उठा के दे दिया गया है, टुकड़ों में बांट दिया है बस। वर्तमान का अनुभव, प्रायः हम या तो गुजरे हुए समय की यादों में खोए रहते हैं भविष्य के सपनों में, जबकि दोनों मिथ्या हैं, सत्य वर्तमान है। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में केवल वर्तमान रह जाता है, वह अनंत काल जितना विस्तृत था, इसी को जीना कहते हैं। यही चीज़ें हैं और तो कुछ नहीं है। कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो मुझसे, टेलीग्राम पर लिख सकते हो, यहाँ पर तो टाइम लग जाएगा, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक, ये नोट्स से तुम्हें बड़े काम आएंगे, ये जो नोट्स मान्य ने भेजे हैं ना, मैं टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ ऑलरेडी, ये बड़े काम आएंगे तुम्हारे, इनको ज़रूर नोट डाउन करना, इनको पढ़ना ज़रूर, ठीक है। जैन की देन के नोट्स मिल गए, नोट्स मिल गए मुझे, और वो मैंने पीडीएफ में भेज दिया। अभी पढ़े कारतूस, पढ़ना शुरू करें, कारतूस पढ़ना शुरू करें। कारतूस के देखते क्या नोट्स यहाँ पर बन सकते हैं, क्या मान्या ने भेजा है। इसका सारांश जरूर पढ़ लेना, सारांश पढ़ लें एक बार, पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह सारांश पढ़ लेते हैं, थम्स अप करो, सारांश पढ़ लेते हैं। हाँ भेज देना प्रियांशु, कोई बात नहीं, ठीक है। हबीब तनवीर जी ने लिखा है कारतूस, ठीक है। इसमें वजीर अली की वीरता और साहस का वर्णन है। एकांकी का सार इस प्रकार है, देखो ध्यान से। अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा सन 1799 1799 की बात है, गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग। अगर तुम्हें ये स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से तुम लोग चेक कर सकते हो अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो, ठीक है। गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में रात्रि के समय कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट डेरा जमाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट बताता है कि यहाँ जंगलों में डेरा डाले हुए हफ्ते बीत गए हैं, सिपाही भी अब तंग आ चुके हैं, यह वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा। कर्नल बताता है कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं, उन्हें उसे अंग्रेज़ों से सख्त नफरत है। रॉबिन हुड क्या था, रॉबिन हुड जो अमीर राजा थे, अमीर व्यापारी थे, जो लोगों को परेशान करते थे, उनसे पैसा छीन के गरीबों में बांट देता था। रॉबिन हुड ये काम करता था। तो जब वजीर अली की बात चलती है तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। उसने 5 महीने राज किया, इस दौरान उसने अंग्रेजों के प्रभाव को रंग नहीं जमने दिया। मतलब सिर्फ 5 महीने में उसने ऐसा परेशान किया अंग्रेजों को वजीर अली ने, कि वो उन्हें नानी याद आ गई बेसिकली, ठीक है।
चलो, लेफ्टिनेंट ने साद अली का जिक्र छेड़ा। कर्नल ने बताया कि वह आसिफ उद्दौला का भाई है। कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई है सादत अली। जब से वजीर अली का जन्म हुआ है वह वजीर अली और आसिफ उद्दौला का दुश्मन बना हुआ है। आसिफ उद्दौला पिता हैं किसके? वजीर अली के। सादत अली चाचा हैं किसके? वजीर अली के। सादत अली चाचा हैं वजीर अली के, ठीक है। उसे अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर इसलिए बिठाया है क्योंकि वह विलासी आदमी, मतलब ऐशो आराम पसंद आदमी है। उसे ऐशो आराम बहुत पसंद है अपनी ज़िंदगी में। उसने अवध की आधी दौलत अंग्रेज़ों को दे दी। वह खुद भी मज़े करता है और अंग्रेज़ों को भी कराता है। वज़ीर अली का जिक्र छिड़ने पर कर्नल ने बताया कि अफ़गानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। ये पॉइंट आ सकता है, इसको याद रखना कि अफ़गानिस्तान को भारत पर हमला करने की सबसे पहली दावत टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने। बाद में बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने भी उसको निमंत्रण दिया। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल ने हाँ भरते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि भाई जो भी क्रांति चल रही है इस क्रांति को रोकना बड़ा ज़रूरी, नहीं तो हमारे खिलाफ ये लोग मोर्चा कर लेंगे, ये लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। वज़ीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या। कर्नल बताता है कि वह सालों से पूरी फौज लेकर वज़ीर अली के पीछा कर रहा है, सालों से, परंतु वज़ीर अली उसके हाथ नहीं आता। वह जाबाज आदमी है, उसने कंपनी के वकील की हत्या भी कर डाली थी। मुझे लगता है कि जितना खूबसूरती से यहाँ पर बताया गया है, हम चैप्टर पढ़ने से उतनी खूबसूरती से नहीं कर पाएंगे। मुझे डाउट है शायद हम इतनी खूबसूरती से कर पाते। यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया। हुआ यूँ कि कंपनी ने वज़ीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुँचा दिया और उसके लिए 3 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया। इस पर वज़ीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की। वकील ने वज़ीर अली की एक ना सुनी, उल्टे उसे खरी खोटी सुना दी। वज़ीर अली ने खंजर से उसकी हत्या कर दी और अपने साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां मतलब जो लीडर्स थे, हुक्मरां मतलब लीडर्स, आजमगढ़ के हुक्मरां ने उसे घाघरा पहुंचा दिया। अब उसका काफिला जंगलों में भटक रहा है। बेसिकली वो छुपता फिरता है अंग्रेज़ों से, क्योंकि थोड़े से सिपाही हैं, जितना हो सकता है वो फ्री रहने की कोशिश करे वज़ीर अली, लेकिन फिर भी वो थोड़े से सिपाहियों के साथ भी उसने पूरा परेशान कर रखा है अंग्रेज़ों को। वज़ीर अली का प्लान क्या था? कर्नल लेफ्टिनेंट ने बताया कि वज़ीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां वह अफ़गानी हमले का इंतज़ार करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है ताकि पहले सादत अली को हटाकर अवध पर कब्जा करे, फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाले। बेसिकली सिर्फ वो अवध को ही आज़ाद नहीं कराना चाहता था, वो चाहता है कि पूरे भारत को आज़ाद करा। कितनी बड़ी सोच थी वज़ीर अली की, छोटे से मुट्ठी भर सैनिकों के साथ कितने बड़े सपने होते हैं। ये होते हैं देशभक्त, इतने बड़े, ठीक है। वज़ीर अली का अंग्रेज़ी छावनी में आना। अब वो वाला इंसिडेंट पढ़ते जब वज़ीर अली छावनी में आते हैं। कर्नल बताता है कि वज़ीर अली अभी नेपाल पहुंच नहीं सका है। अंग्रेज़ों तथा सादत अली खां की फ़ौजें उसका सख्ती से पीछा कर रही हैं। तभी एक सिपाही उन्हें आकर सूचना देता है कि दूर से धूल उड़ती नजर आ रही है। कर्नल सब सिपाहियों को सावधान होने के लिए कहता है तथा आने वाले पर कड़ी नज़र रखने का आदेश देता है। मतलब भाई नज़र रखो, रात में कौन आ रहा है, इतनी ज़ोर से घोड़े पर चलता वो, जितना इतना धूल उड़ रही है। तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है। वह सिपाही को कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल उसे अपने कमरे में बुलवाता है। सवार एकांत मांगता है, मतलब भाई मुझे अकेले में बात करनी है कर्नल से। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है। सवार चारों तरफ देखकर पूछता है, उन्होंने उस जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है? यश यादव, शाउट आउट टू यश यादव। सवार पूछता है कि जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है? कर्नल बताता है कि कंपनी के हुक्म से वे वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सवार कहता है कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत कठिन है क्योंकि वह जाबाज सिपाही है। कर्नल उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। सवार वज़ीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10 कारतूस मांगता है कि भाई मैं तुम्हें गिरफ्तारी करवा दूंगा वज़ीर अली की, मुझे 10 कारतूस दे दो। सवार कहता है। कर्नल उसे खुशी खुशी 10 कारतूस दे देता है। वह सवार से उसका नाम पूछता है। सवार कहता है वज़ीर अली, और आगे कहता है
मुझे आपने कारतूस दिया इसलिए आपकी जान बख्शता हूँ कि मैं आपको जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी बात मान ली। कर्नल यह देखकर सन्नाटे में आ जाता है। सवार घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल दबी जबान में बताता है, एक जाबाज आदमी। ठीक है, चलो। हाँ, श्री राम जी की जय तो होनी चाहिए क्योंकि उनके जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, बहुत कमाल है। श्री राम जी की जय तो होनी चाहिए। यस, जो कैरेक्टर वो प्रस्तुत करते हैं, जो वो जीवन की सीख हमें देते हैं, बहुत कमाल। हरिहर काका। अब हरिहर काका पढ़ लेते हैं। चलिए अब हरिहर काका पढ़ते हैं, है ना। हरिहर काका नामक पाठ का सार लिखिए। सार मतलब संक्षेप में जो समरी होती है वो लिखिए। अब ये हम पढ़ते हैं, किसके द्वारा रचित है? मिथिलेश्वर द्वारा रचित है। मिथिलेश्वर जी ने लिखी ये कहानी। जमीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है। उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत है। पाठ का सार इस प्रकार है। ठीक, चलो। कथावाचक और हरिहर काका का संबंध सबको पता है, दोस्ती वाला संबंध। हाँ भाई, पूरी मतलब पूरी होती है यश यार, तैयारी तो पूरी होती है, अधूरी तैयारी कैसी होती है? ऑब्वियसली। तो कथावाचक और हरिहर काका का संबंध। कथाकार का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफी नजदीकी संबंध था। काका ने कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे भी कथाकार को प्यार करते थे। काका कथाकार को अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। ठीक। अच्छा, काका के प्रति कथाकार की चिंता। कथाकार चिंतित क्यों था? अच्छा, भेज दिया, थैंक यू सो मच। मैं देख लूंगा बाद में, खैर अभी तो नहीं देख रहा। चलिए ठीक है। क्या था, हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करना बंद कर दिया था। वे मौन हो गए थे। मौन मतलब चुप हो गए थे। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट। उनको किसी से बोलने का मन नहीं करता था, बात नहीं करते थे, कोई भी बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को चिंता हो गई थी, क्योंकि भाई अब किसी से तुम्हारी दोस्ती हो और वो तुमसे भी अपनी बात ना बताए तो तुम्हारा दिल टूटेगा, है ना। तुम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो और वो सोचो तुमसे भी नहीं बता रहा, जबकि वो पहले तुमसे सारी बातें शेयर करता है। मतलब वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा डीप किसी प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा परेशानी में। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए जिससे हरिहर काका की यह हालत ठीक हो जाए। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय के लोगों ने इतने दुख दिए कि वह चुप रहने लगे, गूंगेपन का शिकार हो गए। अरे वर्षांत, न्यू स्टूडेंट, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। अच्छा, ठाकुरबाड़ी का इतिहास पढ़ते हैं और ठाकुरबाड़ी का महत्व। देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट्स सारे दिए हुए हैं, ये सब पढ़ लेना तुम, मैंने PDF दे दिया है टेलीग्राम पर। ठाकुरबाड़ी की हिस्ट्री क्या है कि गांव में स्थित पूजा स्थल का नाम है ठाकुरबाड़ी। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं। वर्षों पहले एक संत यहाँ कर रहने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा दिया।
समय के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार होता गया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ठाकुरबाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। ठाकुरबाड़ी का महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है ठाकुरबाड़ी की। ठाकुरबाड़ी में, गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास है। ठाकुरबाड़ी के नाम काफ़ी ज़मीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति, मतलब धार्मिक कमेटी करती है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता रहता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। ये हो गया ठाकुरबाड़ी का महत्व। अब आता है ठाकुरबाड़ी के प्रति कथाकार का नजरिया क्या, मतलब राइटर क्या सोचता है। ठाकुरबाड़ी के प्रति राइटर क्या सोचता है। अन्य लोगों की तरह कथाकार भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाली भजन कीर्तन में जाते हैं। बाकी लोगों की तरह वो भी, राइटर भी एक नॉर्मल इंसान है भाई, है नहीं। कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाले भजन कीर्तन में जाते हैं। उनको वहाँ रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते, राइटर को अच्छे नहीं लगते वहाँ के साधु संत। उनके विचार में ये लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खाते हैं। वे लोग दिन भर लोगों को बातों से ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हरिहर काका का परिवार, उनके परिवार के बारे में पढ़ते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई हैं, मगर दोनों ही पत्नियां बिना बच्चा जने स्वर्ग से हार गई। मतलब 2 शादियां हुई, दोनों पत्नियां ही बिना कोई बच्चे को जन्म दिए चल बसी। काका की अपनी कोई औलाद नहीं है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत है। 60 बीघा खेत है। प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आई है। हरिहर काका के पास 15 बीघे ज़मीन है। इस ज़मीन पर उनके भाई नजर जमाए बैठे हैं। अच्छा, हरिहर काका की मुसीबत कहाँ से शुरू होती है। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रही, मगर धीरे धीरे सभी उनसे दूर होते चले गए। उनको बचा कुचा खाना दिया जाता, जब कभी बीमार पड़ जाते तो बड़ी मुसीबत होती थी। कोई उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था। वे स्वयं उठकर अपनी ज़रूरत पूरा करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोते थे। अच्छा, मोहभंग, मतलब काका का अपने परिवार से प्रेम कब टूटा। अपने भाइयों के परिवार की बेरुखी से काका का उनके प्रति मोहभंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। एकड़ होता है यार, एकड़ को कैसे बताएं। एकड़ काफ़ी बड़ा एरिया होता है। एकड़ होता है 5 एकड़। वो 5 बीघे में 1 एकड़ होता है। ठीक है। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, मगर हरिहर काका को वही भात और अचार परोस दिया गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल आए। हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत कैसे लोग हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। महंत, ठाकुरबाड़ी के महंत भी हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। जब उन्हें काका के गुस्से के बारे में पता चला तो वे उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोहमाया के चक्कर में पड़े हैं। अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखकर यहीं क्यों ना रहें। महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन मतलब लालच। ठाकुरबाड़ी में महंत द्वारा हरिहर काका की शाही खातिरदारी की गई। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया। उन्हें आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें और ठाकुरबाड़ी में ठाठ से रहें, मतलब आराम से, एकदम ऐशो आराम से। तीनों लोगों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग से विमान उन्हें लेने आएगा। लोग उनकी आरती करेंगे। ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। थोड़ा पानी पी लूँ यार। इसका तो शॉर्ट नोट्स भी इतने लंबे हैं ना। ये चैप्टर नहीं है, पूरी महाभारत है, इसके नोट्स भी इतने लंबे, बाप रे। पढ़े।
चलो, हरिहर काका के भाई की चिंता क्या थी। उधर जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट कर आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। वे भी ज़मीन के लालच में बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने काका को बहका लिया तो सारी जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नी को खूब फटकारा। काफ़ी सोच विचार कर वे हरिहर काका को लेने ठाकुरबाड़ी की ओर चल पड़े। बोले भाई चलो यार, ठीक है, 15 बीघे ज़मीन है, बहुत पैसे की ज़मीन है, निकल जाएगी, उपजाऊ ज़मीन है। काका की घर वापसी और सेवा सत्कार। अब क्या होता है, एक रात ठाकुरबाड़ी में बिताने के बाद हरिहर काका भाइयों की मनुहार मतलब रिक्वेस्ट पर घर पर वापस लौटे। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर माफ़ी मांगी। ज़मीन का लोभ था इसलिए उनकी अच्छी सेवा की गई। काका हैरान थे, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार भोजन मिलने लगा। ज़रा सी आवाज़ पर बहुएं हाजिर हो जाती थी। हरिहर काका ने सोचा कि अपने अपने होते हैं। हरिहर काका सोचे कि भाई कितने प्यारे लोग हैं, है तो मेरे भाई बंधु, मेरा परिवार है ना। गांव वालों की जिज्ञासा मतलब इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या था, रुचि किस चीज़ में थी। गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। जब हरिहर काका के विषय में उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कहता काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे कि उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों के परिवार को दे देनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। गांव में हर किसी को यह जिज्ञासा थी कि हरिहर काका की ज़मीन किसके नाम होगी। अब काका ने क्या फैसला लिया। हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई तो फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी बनाना ठीक नहीं। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी और उनका जीवन नरक बन गया। अच्छा, महंत अब किडनैप करने वाले हैं। अब मूवी में ट्विस्ट है, महंत जो करेंगे पूरा का पूरा किडनैप कर लेंगे काका का, कंधे पे उठा के लेके भाग जाएंगे हीरोइन की तरह। ठीक है, हरिहर काका की ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया, कंधे पे उठाकर भाग गए। ठीक है, उसने ज़बरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका महंत की इज्जत करते थे। इस घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुरबाड़ी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उनके साथियों का पर्दाफाश किया। अब आगे का एपिसोड, हरिहर काका का नजरिया बदला। जी हाँ, उस घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। ठाकुरबाड़ी के प्रति तो पहले ही वे विमुख हो चले थे, विमुख मतलब उसके अगेंस्ट हो गए थे। अब सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। सब स्वार्थी हैं, मतलब सब लालची हैं। उनका इरादा मजबूत था कि अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जायदाद के लिए अपने ही उनके दुश्मन हो जाते हैं। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की ज़मीन हासिल नहीं हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और ज़मीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद करवाया। इस घटना के बाद तो काका का मोह भंग हो गया, मतलब जो भी प्रेम था उनका वो सब टूट गया। मतलब भाई कोई किसी का नहीं है, सब लालची। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। अगला एपिसोड, हर तरफ हरिहर काका की चर्चा। गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की चर्चा थी। लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। कोई कहता था उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता था कि ज़मीन ठाकुरबाड़ी को मिल जाएगी। गांव का वातावरण गर्म हो गया था। अगला एपिसोड, हरिहर काका का मौन। ये है हमारा आखिरी एपिसोड इस वेब सीरीज़ का। इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, चुप रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उनका ख्याल रखता है। पुलिस के जवान भी काके के खर्चे पर खूब मौज कर रहे हैं। बस ये हमारा चैप्टर। अब आ जाते हैं सपनों की सीधे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। ओह, थक जाते हैं यार बोल बोल के। कैसे पढ़ा देते हो 6-6 घंटे 7-7 घंटे की मैराथन कैसे कर लेते हैं? हमसे ना हो पाएगा। ना हमारे बस की नहीं। भेज चुका हूँ प्रियांशु ऑलरेडी, टेलीग्राम पर चेक करो।
बाप रे। इन नोट्स को तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत कमाल है। इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। मुझे लगता है इससे बेहतर नोट्स तुम्हें कोई दे पाएगा। जिसने भी ये किताब बनाई है ना, बहुत कमाल, बहुत कमाल। मतलब उसके लिए तालियां होनी चाहिए। अरे आप पानी जिंदाबाद। बिल्कुल, श्री राम जी भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती उनका कैरेक्टर रहा। तो बिल्कुल उनके जैसा हम भी अथक परिश्रम करेंगे, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। वाई नॉट, वाई नॉट। 18 तारीख तक ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसा पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। चलो ओके, सपनों कैसे दिन, लेट्स स्टार्ट। गुरदयाल सिंह जी द्वारा लिखा हुआ ये आत्मकथा है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए, गुरदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों कैसे दिन नामक कथा में बचपन के कुछ दृश्य अंकित है। पाठ का सार इस प्रकार है। पहला एपिसोड, फटे हाल खेलना और पिटना। पिटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम और मैं आज भी पिटते रहते हैं। मैं भले सी गूगल पे मैं सर्च होने लगा हूँ, बट नोबडी केयर्स ब्रो। आज ही सुबह डांट खाई है माँ से, आज ही सुबह गरम गरम डांट खाई है। तो उससे बोला था मोटर चलाना तो कूलर में पानी भरना, कूलर में पानी नहीं भरा है, चुपचाप पानी छिड़क के आ गया है। कोर्से का लिटरेचर होगा दोपहर 3 बजे सानिध्य। अगर दोपहर 3 बजे नहीं हुआ तो उससे पहले भी हो जाएगा, टेलीग्राम पर आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ऐसा पढ़ाएंगे किसी ने सोचे नहीं होंगे। बचपन में लेखक और उनके साथी एक जैसे थे, गरीब, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन। वे रोज ही लकड़ियों के ढेर मैं कह रहा लड़कियों लिखा है, लकड़ियों हैं, लकड़ियों के ढेर पर से फिसलते हुए कितनी चोट खाते थे। उनके मिट्टी भरे घाव देखकर माँ बहनें तरस खाने की बजाय उनकी पिटाई किया करती थी। आज दोपहर में 3 बजे हो जाएगा सानी। बाप भी इतने गुस्सैल थे कि चाहे बच्चों को नाक मुंह से खून आ जाए, परंतु वे पीटते चले जाते थे। फिर भी बच्चे अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। बचपन के सभी दोस्तों की आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे। कुछ गए भी तो अरुचि मतलब इंटरेस्ट ना होने के कारण बस्ता तालाब में फेंक आए। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। वे सोचते थे कि बड़े होने पर इन्हें बही खाता लिखना सिखा देंगे, बस। बही खाता मतलब अकाउंट्स मैनेज करना सिखा देंगे। किसी लाला जी की दुकान पर बिठा देंगे, अकाउंट मैनेज करना सीख जाएगा, थोड़ा हिसाब किताब करना सीख जाएगा, दैट्स इट। लेखक के अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे। पता ही नहीं चला कि खेलने के 4 दिन कैसे बीत गए। वे सभी बच्चे पढ़ाई को तो कैद समझते थे। हाँ, ये चैप्टर बहुत फनी है। बचपन में घास कुछ अधिक हरी और फूल कुछ अधिक मनमोहक प्रतीक होते थे। मतलब घास कुछ अधिक हरी क्यों लगती थी? क्योंकि हमें जीवन की चिंताएं नहीं थी। हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, हमें उसकी फ़र्क नहीं था। हमारे पास आज है और आज खेलना है, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। हमें जीना भी ऐसी चाहिए, आज भी ऐसे जीना चाहिए। फूल कुछ ज़्यादा सुगंधित महसूस होते थे, घास कुछ ज़्यादा हरी महसूस होती थी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। यह है इसका मतलब कि हर चीज़, गर्मी ये जब हम छोटे थे तो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि उसमें क्या है, क्या अलग है। आजकल हम चीज़ों में खोए से रहते हैं, आधा अधूरा ध्यान रहता है। पढ़ाई में आधा अधूरा ध्यान, घर में आधा अधूरा ध्यान, हर चीज़ में आधा अधूरा ध्यान, इसलिए हमें इतना फोकस नहीं हो पाता। आज भी लेखक को स्कूल के रास्ते पर उगे झाड़ों की खुशबू याद है। कभी कभी वे क्यारियों में उगे फूल की कलियां चपरासी की नज़रें बचाकर तोड़ लिया करते थे। वे कलियां उनकी जेब में पड़ी रहती थी या फिर उन्हें चबा जाया करते थे। मतलब फूलों को चबा जाते थे, या तो जेब में पड़ी या चबा जाए। तारकोल पता है तुम्हें? तारकोल होता है, कोलतार जो होता है, रोड बनाने में कोलतार होता है।
भाई ए फॉर ऑल एडवांस्ड, मैं दोपहर में लूँगा हिंदी ए के लिए क्लास, ठीक है। तो जो तारकोल होता है ना, जिससे कोलतार, जिससे रोड पे बनाते, तो अब हमारे गांव में रोड बन रही थी, उन लोगों ने अच्छे से तारकोल बिछाया नहीं था। हमने क्या किया, वो तारकोल उठा लिया गोल गोल ऐसा कर लिया और अपनी जेब में रख लिया। और वाइट पैंट थी हमारी, वाइट यूनिफॉर्म की पैंट। अब वो तब तक तो ठीक था, तब तक ठोस था, हमें क्या पता वो पिघल जाएगा। हम घर लेके आ गए, अब वो हमारे ध्यान नहीं रहा। 2 दिन बाद जब मम्मी पैंट धोने लगी तो उन्होंने देखा वो पूरा पिघल के तारकोल पॉकेट में फैल चुका, पॉकेट से नीचे पैंट में भी फैल चुका, पूरी पैंट का सत्यानाश हो गया। उस टाइम पे यार कपड़े सिलवाना भी बहुत बड़ी बात थी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी बात थी, ये भी बहुत सी बड़ी चीज़ थी। बड़े डांट पड़ी, मारा तो नहीं खैर मम्मी ने, याद नहीं मारा या नहीं मारा, लेकिन डांट बहुत पड़ी थी। हम दोनों की जेबों में वो तारकोल पड़े थे। मेरा कज़न था एक मैं था, इतने बड़े बड़े गुल्ले बना के उसके रख लिए थे ऐसे करके। तो जेब में रखने से वो इंसिडेंट मुझे याद आया, बड़ा अजीब था। उससे मुझे याद आया, उससे मैं तब से समझ गया भाई तारकोल जेब में रखने की चीज़ नहीं होती। मैंने उससे खेलना ही छोड़ दिया उसके पास। चलो, तालाब और रेत में नहाना। तब शुरू के साल में 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। इन दिनों में लेखक अपने ननिहाल मतलब नानी के गांव चला जाता था और वहाँ नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती और प्यार करती थी। वे दोपहर तक गांव के तालाब में नहाते थे, बाद में नानी से कुछ भी मांगकर खाते थे। नानी उनकी बोली और कम खाने की आदत से बहुत खुश होती थी। नानी को बड़ा अच्छा लगता था कि जिस तरीके से राइटर बात करते हैं और जितना कम खाते हैं उससे बड़े खुश होते थे। वे अपने पोतों को भी उनसे कुछ सीखने को कहती, बोला सीखो नलायको सीखो, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ अरे नलायको कुछ तो सीख लो। जिस साल लेखक ननिहाल ना जा पाता था उस साल वह गांव के तालाब पर चला जाता था। वह कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता था। कुछ समय बाद रेतीले टीले पर चढ़कर वहां रेत के ऊपर लेटता था, फिर रेत में लथपथ होकर तालाब में छलांग लगा देता था। ऐसा वह और उसके साथी कई बार करते थे। कई साथी तो तैरने की मुद्रा में हाथ पांव भी हिलाते थे, परंतु उन्हें तैरना तो आता नहीं था, इसलिए कई बार वे गहरे पानी में चले जाते थे। उन्हें भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह दी जाती थी। ठीक है, ये कौन सी किताब है? ये संचयन, ये हिंदी बी हो रहा है हंसल। कई बार मुंह में गंदला पानी भर जाता, गंदला मतलब गंदगी से भरा हुआ पानी भर जाता, परंतु हाय हाय करके जैसे जैसे तालाब से बाहर निकल आते थे। अगला एपिसोड, छुट्टियों का काम। इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती। 1 महीना बीतने पर छुट्टियों के काम की याद आने लगती। फिर सोचते हैं कि हिसाब के 100-200 सवाल निकालने हैं। हिसाब मतलब मैथ्स के 100-200 सवाल निकालने हैं। रोज 10 सवाल भी किए तो 20 दिनों में हो जाएंगे, परंतु 10 दिन और बीत जाते। तब एक दिन में 15 सवाल निपटाने की बात सोचने लगते। कुछ लड़के सोचते हैं कि काम न करने के बदले मास्टर जी से पिटना सस्ता सौदा है, कि भाई काम तो हमसे हो ना पाएगा, इससे अच्छा मास्टर जी से पिट लो। लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरह सोचने लगते। जो लोग पिटाई से डरते नहीं थे वो बहादुर थे, तो लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरह सोचने लगते थे। ऐसे लड़कों का नेता था ओमा। ओमा का और नाम क्या था? रेलबम्बा। अगला एपिसोड, कर देंगे हंसल, कर देंगे। ओमा का भयंकर सिर। ओमा मारने पीटने बातें करने और गालियां देने में सबसे ऊपर था। उसका सिर हांडी जैसा था। वह लड़ाई में सिर से वार किया करता था। वह केवल 4 फुट का ठिगना सा लड़का था, आंखें बिल्ली जैसी और चेहरा बंदरिया जैसा। उसके सिर की जबरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़ा लड़का भी कराह उठते थे। लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। अच्छा, कई बार ओमा का कैरेक्टर स्केच लिखने को आए तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। ओमा का कैरेक्टर स्केच तुम्हें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, इसको याद कर लेना। ओमा का कैरेक्टर स्केच अगर लिखने वाला, ठीक है, ये है ओमा का कैरेक्टर स्केच।
टेलीग्राम का लिंक एक्सपायर्ड आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं यही है लिंक तो सही है। इसको तुम खुद से टाइप कर लो या हिंदी विद आकाश सर्च कर लो, हिंदी विद आकाश सर्च कर लेना, मैं आ जाएगा। जय बात प्रियांशु, फोड़ के ही आना, पढ़े। ओके चलो, पीटी मास्टर कब है। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी एक जगह, कतार होता है लाइन, कतार मतलब लाइन, अध्यापक भी एक जगह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े रहते थे। परंतु पीटी मास्टर का नाम क्या था, मास्टर प्रीतम चंद। पीटी मास्टर प्रीतम चंद लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते थे। लड़के उनसे बहुत भयभीत रहते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़कों को देखकर सीधी कतार बनाते थे तथा बीच का अंतर भी बराबर रखते थे। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी या खुजली की, प्रीतम चंद उस पर बाज की तरह झपट पड़ते थे। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा स्वभाव से बहुत नरम और हंसमुख थे। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा, इनके बारे में कैरेक्टर स्केच यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। हेडमास्टर जी के बारे में कैरेक्टर स्केच यहाँ से आ जाएगा। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे। गुस्से में वह अपनी आंखें झपकाने लगते थे तथा लड़कों के गालों पर हाथ की उंगलियां उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे। वह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। शाबाशी का मोह, शाबाशी का जो लालच है बच्चों को कैसा था। बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे, परंतु स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय जब उन्हें रंगीन झंडियां हिलाने का मौका मिलता था तो उन्हें बहुत मजा आता था। जब लड़के बिना गलतियां किए झंडियां फहराने लगते तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। उसे पाकर लड़कों को लगता था मानो उन्होंने फौज का कोई तमगा जीत लिया, तमगा मतलब मेडल जीत लिया। उन्हें पीटी की गुडों से अधिक मूल्यवान प्रतीत होते। जितनी भी गुड उन्हें पूरे सालों मिलते हैं, गुडों मतलब जितनी भी गुड उन्हें पूरे साल नोटबुक में मिलती हैं, उन सबसे ज़्यादा कीमती थी वो पीटी के टाइम पर दिया हुआ गुड, कहा हुआ गुड, वो ज़्यादा कीमती थी। पुरानी किताबों की बोरियत। सुनो, ध्यान से सुनो, जीवन का सार। If she is amazing, she won't be easy. If she is easy, she won't be amazing. Note it down, काम आएगा। पुरानी किताबों की बोरियत। अगला एपिसोड। लेखक को हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हेडमास्टर शर्मा जी किसी धनाढ्य घर के बच्चों की किताबें लाकर उसे दिया करते थे। क्या करने के लिए, ताई जी काम करने के लिए भेज रही हैं। हाँ ठीक है जाओ। यदि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते तो शायद पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती। उन दिनों कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या शाही दवात पर मुश्किल से साल भर में 1 रुपया खर्च होता था। परंतु उन दिनों 1 रुपये से 1 सेर घी आ जाता था। इसलिए केवल अमीरों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी कि अमीरों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। लेखक ने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जागा। ओ भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है सही है। लगे रहो। देखो, लेखक को नई कक्षा में जाने का कभी भी शौक नहीं था।
उसे नई कॉपियाँ और पुरानी किताबों से अजीब सी गंध आया करती थी। आज लेखक को लगता है कि शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उसे पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसे स्कूल अच्छा लगता था तो बस मास्टर प्रीतमचंद द्वारा कराई गई परेड, विसल, इसे बोलते विसल मतलब सीटी, तथा बूटों की खटखट से दाएं बाएं घूमने के कारण अच्छा लगता था। सिर्फ यही वजह थी जो उन्हें अच्छा लगता था। फौज में भर्ती होने का दृश्य। दूसरा विश्व युद्ध निकट आया। नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था। राजकुमार अभी विलायत में पढ़ रहा था। देखो फौज में भर्ती होने का दृश्य जो था, अंग्रेज गांवों के युवकों को फौज में भर्ती कराने के लिए आए। उनके साथ नौटंकी करने वाले भी थे। वे गांव के युवकों को फुल बूट का लोभ दिखाकर भर्ती कराना चाहते थे। मतलब लालच क्या देते, भाई अच्छे कपड़े मिलेंगे, ठीक है, तुम्हें बूट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारा कुछ तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। भर्ती हो जा रहे रंगरूट लेखक को स्कूल में वर्दी और बूट जुराब पहनकर फौज का ही अनुभव होता था, ठीक है। अनिकेत घुले, शाउट आउट टू अनिकेत घुले, ठीक है। तो भर्ती देखो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बुक में से। यहाँ पर बड़ी कंजूसी में दिया गया, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ये जो भर्ती होने का जो दृश्य इन्होंने यहाँ पर बताया, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, बहुत फीका फीका इन्होंने दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या करते थे, लाकर टेंट लगाते थे अंग्रेज़ों की तरफ से लोग, ताकि वर्ल्ड वॉर में जा सकें, है ना। उनके सामने नए नए कारनामे किए जाते थे, नौटंकी वाले उनके सामने दिखाते थे कैसे पीटी परेड होती है, कैसे लोगों की आरामदायक जीवन होता है फौजियों का, नए नए बूट मिलेंगे, है ना। तो वो तुम किताब से पढ़ लेना, ये अच्छे से नहीं दिया यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से दिया जा सकता था। मास्टर प्रीतमचंद की सख्ती। मास्टर प्रीतमचंद कभी मुस्कुराते नहीं थे। अच्छा, मास्टर प्रीतमचंद का जो है कैरेक्टर स्केच तुम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। मास्टर प्रीतमचंद जो पीटी वाले थे, उनका कैरेक्टर स्केच तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से इसको याद कर लेना, बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लेना। मास्टर प्रीतमचंद कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनका रूप रंग और स्वभाव डरावना था। उनके बूटों के पंजे के नीचे, बूटों के जो पंजे होते हैं, पंजे मतलब जो पैरों की उंगलियां रहती हैं, उनके नीचे कील तथा एड़ियों में खुर्रियां लगी रहती, मतलब वो मोटी गिट्टी। बच्चे प्रीतमचंद से नफरत भी बहुत करते थे। कारण था मारपीट। एक दिन वे फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वह शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सबको मुर्गा बनाकर कान पकड़े। मास्टर जी चीख उठे, ऊंची करो, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में पैरों में जलन होने लगती थी, ठीक है। ये हमारा था सारांश। इसमें काफ़ी चीज़ें कवर नहीं की गई हैं जो करनी चाहिए थी। जैसे तोते को वो खाना खिलाते थे तो उनका कैरेक्टर के उनके कैरेक्टर की दो खूबसूरती या विशेषताएं दिखाई जाती हैं मास्टर प्रीतमचंद की, वो यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। जो कवर करना चाहिए था, इंपॉर्टेंट था वो कवर करना, कि भाई एक तरफ तो बच्चों को मारते हैं, बहुत ही खड़ूस गुस्सैल, है ना, गुस्से वाले इंसान है, दूसरी तरफ वो तोते का ख्याल रख रहे हैं, तोते का ध्यान रख रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं जो यहाँ पर कवर नहीं की गई हैं, जो करनी चाहिए थी। पोएम के नोट्स नहीं है यार मनन, पोएम के नोट्स नहीं है। मैंने कल एक्सप्लेन कर दी थी पोएम, तुम चेक कर सकते हो चाहो तो। क्या बात है। लेटर करवाएंगे कल से। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, आखिरी चैप्टर बचा है। टोपी शुक्ला पार्ट बहुत अच्छा। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, इन सारे चैप्टर्स में, जितने चैप्टर्स तुम्हारे टाउन 2 में थे, इन सब में मुझे टोपी शुक्ला काफ़ी ज़्यादा अपने करीब लगा। मतलब उसमें प्यार के बारे में जिस तरीके से बताया गया कि कैसे एक प्यार हो सकता है ना। हम प्यार को जिस तरीके से समझते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा अलग है।
प्यार की पूरी डेफिनेशन चेंज करके रख दिया इस चैप्टर में कि किस तरीके से जाति पाति का मोहताज नहीं होता, एज का मोहताज नहीं होता प्यार। तो ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई कहानी इतनी अच्छी लगी ना हो शायद मुझे, बट ये बहुत ज़्यादा पसंद है। शाउट आउट टू आकाश कुमार। चलिए, टोपी शुक्ला पाठ का सारांश। इफ़न व टोपी की दोस्ती। अच्छा, मज़ा तो आ रहा है ना क्लास में? देखो, अभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी है रिवीजन, है ना। अभी तुम्हें सिर्फ कंप्लीट करने पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा एनेक्डोट, ज़्यादा किस्से इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी तरीके से हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है। आधे एक घंटे बाद मैं कोशिश करूँगा हिंदी ए का भी शुरू कर दूँ अभी, और सुबह सुबह निपटा के साइड कर दें, बिल्कुल, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अभी अभी ख़त्म कर दिया जाए, ओके। टोपी शुक्ला का परिवार। उससे पहले देखो किसने लिखी है कहानी, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने लिखी है कहानी टोपी शुक्ला, ठीक है। हेलो मनोहर। चलिए शुरू करते हैं। इफ़न व टोपी की दोस्ती। बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे में पढ़ाई कर रहा था, चौथे दर्जे मतलब 4th स्टैंडर्ड में जब पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी मुलाकात इफ़न से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हुई कि टोपी अक्सर इफ़न के घर चला जाता था। इफ़न की दादी उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर उनसे कहानी सुनता था। अब इफ़न का परिवार देखते हैं। इफ़न के परिवार में क्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इफ़न का परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी। मतलब इफ़न 3 भाई बहन थे। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के अब्बू कलेक्टर थे, मतलब डीएम एसडीएम जो होते हैं। परिवार समृद्ध था, मतलब अच्छे खासे रईस परिवार थे, ठीक ठाक रेपुटेशन थी उनकी। सारे परिवार में इफ़न को अपनी दादी अच्छी लगती थी, वह हमेशा उसे कहानी सुनाती थी। इफ़न की दादी का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। इफ़न की दादी का कैरेक्टर स्केच ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली, पूरब मतलब जो उत्तर प्रदेश का जो पूरब साइड है उधर की रहने वाली थी। ब्याह कर लखनऊ आई तो उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इफ़न के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी, मतलब अमीर खानदान से थी, भरे पूरे घर से आई थी, खूब दूध घी खाया पिया था। मगर लखनऊ आकर तो वह इन चीज़ों के लिए तरस गई। शादी ब्याह में गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। मतलब उनका बड़ा मन था कि जब कोई सेलिब्रेशन हो तो उसमें वो गाएं बजाएं, एंजॉय करें। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। कौन सी भाषा? पूरब की बोली बोलती थी। इफ़न के अब्बू चाहते थे कि इफ़न यह गंवारू बोली ना बोले। उन्हें लगता था कि ये गंवार वाली बोली है। मगर इफ़न था कि उसे दादी की बोली में ही मज़ा आता था। दादी की यह बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया था। मैं एक चीज़ जो सबसे बताना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में किसी शहर में जाके बात करेंगे तो हम गंवार हैं। अगर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज शहर में जाके किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने यूज़ करेंगे तो हमें ये समझा जाता है कि हम गंवार हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? नहीं माना जाना चाहिए। अमेरिकन्स होते हैं, इटालियंस होते हैं, ठीक है, जो अमेरिकन ब्लैक पीपल होते हैं, वो तो जैसा उनका एक्सेंट है वैसी बात करते हैं।
वो तो अपने आप को गंवार नहीं समझते, चाहे वो कितने भी अमीर हो जाए, है ना। तो भोजपुरी को या तुम्हारे गांव की जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, या हरियाणवी को, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो, उसको ऐसे गंवार के साथ क्यों ट्रीट किया जाता है? भाई उनकी लैंग्वेज हो, उनकी पहचान है। जस्ट बिकॉज कोई एक लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा तो वो क्या गंवार हो गया? ये बेवकूफ़ी नहीं हुआ, ये कोई जज करने का पैरामीटर नहीं है ना। आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो कि अपनी बात कह सकते हो, आप वो लैंग्वेज बोलो, चाहे प्रधानमंत्री जी के सामने बोलो, राइट। एक भाषा का बोलना गंवारपन नहीं दिखाता है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, उस भाषा में बात क्या कह रहे हैं, वो आपके गंवारपन या आपके जाहिलपनों को बताता है। एक भाषा आपका जाहिलपना नहीं बताती, उस भाषा में आप कह क्या रहे हैं वो आपका जाहिलपना बताता है, राइट। आप कहीं भी रहो, आप यूज़ करो, ठीक है। एक इटालियन अपने ही एक्सेंट में बात करें, आई वॉज डूइंग दैट, वो तो अपने आपको गंवार नहीं समझता, तो हम क्यों समझ लेते हैं? हम अपने गांव के एक्सेंट में क्यों शहर में बात नहीं कर सकते? तो ये गलत है। जैसे कई बार कह देते हैं, अरे तू तो गांव की भाषा बोलता है, तू तो गंवार है। गलत सोच है ना, नहीं करना। अगर कोई ऐसा करे तो उसको तुम बताना, क्योंकि हम सब समझदार लोग। अगर मैं तुम्हें अच्छी सोच नहीं दे पाया तो मेरे टीचर होने का फायदा क्या, राइट। चलो, टोपी शुक्ला का परिवार। बलभद्र नारायण टोपी शुक्ला का पूरा नाम था। टोपी शुक्ला का असली नाम क्या था? बलभद्र नारायण शुक्ला, ठीक। उसके परिवार में भी उसकी दादी, पिता, माता और 2 भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था। टोपी ने एक दिन जब इरफान के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द कहा तो पूरे घर में तूफान आ गया। उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क मिजाज थी, वह टोपी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी शुक्ला पर डांट पड़ती रहती थी। बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके उसे पिटवाते थे तो छोटा भाई भैरव उनकी कापियां फाड़ डालता था। टोपी की पिटाई। मुन्नी बाबू ने घर में बताया कि टोपी कबाब खा रहा था तो टोपी की मम्मी ने उसे बहुत पीटा। वास्तव में मुन्नी बाबू ही बुरे थे, मगर टोपी ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सारा गम इरफान के साथ ही बंटता था। दोनों अक्सर अपने सुख दुख साझा कर लिया करते थे। अब आ जाता इरफान की दादी का देहांत। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था, वह तो इरफान की दादी को बहुत चाहता था। जब इरफान की दादी का देहांत हुआ तो वह बहुत उदास हो गया। उसने इरफान से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए। इरफान की दादी का देहांत हो गया था, टोपी को वैसी अपनी दादी पसंद नहीं, तो बोलता भाई तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। अच्छा, अब टोपी अकेला रहने लगा क्योंकि इरफान के पिता का ट्रांसफ़र हो गया, तबादला। इरफान के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि हमेशा उदास रहने लगा। उसका दिल कहीं नहीं लगता था। नहीं, अभी नहीं आया हंसल, जाऊंगा कुछ दिनों में केरल वापस जाऊंगा। टोपी को कुत्ते ने काटा। टोपी को इरफान के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा था। अब दूसरी फैमिली आकर रहने लगी उस कलेक्टर के परिवार में। नए कलेक्टर के तीनों लड़कों ने टोपी को घास नहीं डाली, मतलब बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टे एक लड़के ने टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी। घर की नौकरानी से लगा। घर बाहर सभी से उदास टोपी को घर की नौकरानी भली लगती थी, मतलब वो ज़्यादा करीब थे टोपी के। वह बूढ़ी नौकरानी भी उसका दर्द समझती थी, इसलिए वह अक्सर टोपी को समझाती और प्यार करने लगती। टोपी भी उसके आंचल की छांव में अपना सारा दर्द भूल जाता था। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। ठीक है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों में की वजह से वह पढ़ नहीं पाया तो दूसरे साल उसे बुखार हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया, दूसरे साल उसे बुखार हो गया। तीसरे वर्ष जब भी पास हुआ तो 3rd डिवीज़न से पास हुआ। घर में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। फेल होने पर स्कूली छात्रों का व्यवहार। फेल होने पर लोग उसे कैसा ट्रीट करते थे। स्थिति प्रज्ञा, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी नाम है, वेलकम। स्थिति।
फेल होने पर स्कूली छात्रों का व्यवहार। टोपी ने 9वीं तो पास कर ली, मगर 2 वर्ष फेल होने पर तीसरे वर्ष उसी कक्षा में बैठने के लिए टोपी बड़ा कड़ा अनुभव रहा। वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था। अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर उसके दर्द में इजाफा करते थे। टोपी को उनकी बातों से बड़ा दर्द होता। सारे छात्र उससे उम्र में भी छोटे थे, अतः उसका कोई दोस्त भी नहीं बन रहा था जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। तीसरे वर्ष टोपी का परीक्षा परिणाम। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया था कि चाहे उसे बुखार हो या कोई और परेशानी आए, उसे पास होना ही। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता नहीं मिली ही, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं रहा। फिर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीज़न में पास हो गया। ये था हमारा सारांश। ये नोट्स मैंने सारे दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। इन चैप्टर्स से तुम्हें कोई भी डाउट्स हो तो रात को 9:30 टेलीग्राम पर हम डिस्कस कर लेंगे। ध्यान दें, ठीक है। रात को 9:30 हम डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पर। हम सारी चीज़ें तुम इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बना के लाना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछना हो, जहाँ से ही पूछना हो मुझसे पूछ लेना। अब हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे चैप्टर्स की, ठीक है। 9:30। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं टेलीग्राम पर समझा दूँ। ये नोट्स इनको ज़रूर याद कर लेना। ये टेलीग्राम पर मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूँ। आज के लिए क्लास इतनी। थैंक यू सो मच, बाय।